का पूर्वोत्तर क्षेत्र 8 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से मिलकर बना है। पूर्वोत्तर राज्यों का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है और 2011 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की आबादी भारत की कुल जनसंख्या का 3.78% है। पूर्वोत्तर भारत के राज्य प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बेहद संपन्न हैं। देश का यह हिस्सा सबसे घने वन्य क्षेत्रों में से एक है। साक्षरता, समाज में महिलाओं की भागीदारी के मामले में भी पूर्वोत्तर के राज्यों का प्रदर्शन देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा एक्ट ईस्ट की नीति के तहत वाणिज्य, संस्कृति और संपर्क को मजबूत करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सांसद कार्यक्रम में। मैं हूं सूरज मोहन झा। आपके सांसद के इस कड़ी में हम पहुंचे हैं पूर्वोत्तर राज्य के एक बेहद ही अहम शहर सिलचर। सिलचर लोकसभा सीट कछार जिले में आता है और ये काफी अहम सीट है और या कहें ये पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुख आर्थिक शहर भी है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य असम है और कछार असम राज्य का एक जिला है। इस जिले का मुख्यालय सिलचर में स्थित है और ये असम के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से सिलचर तालाबों और नदियों का क्षेत्र है और सिलचर शहर बराक नदी के किनारे बसा हुआ है। दक्षिणी असम की सबसे प्रमुख नदी बराक है और इस कारण ही इस क्षेत्र को बराक वैली भी कहा जाता है। मेरे पीछे आप बराक नदी को बहते हुए देख सकते हैं। बराक नदी उत्तर पूर्व के राज्य मणिपुर से निकलकर असम के इस दक्षिणी हिस्से में प्रवेश करता है, जहां 3 जिले कछार, करीमगंज और हैलकांडी के किनारे इसके बसे हुए हैं। जहां मैं अभी इस समय खड़ा हूं ये सिलचर शहर है और सिलचर शहर पूरा का पूरा इसी बराक नदी के किनारे बसा हुआ है। इसीलिए इस पूरे 3 जिले के हिस्से को बराक वैली के नाम से भी जाना जाता है। बराक नदी न केवल यहाँ की सांस्कृतिक पहचान है बल्कि यहाँ के लाखों लोगों के लिए जीवनदायिनी नदी है। वो यहाँ के लोगों को पीने का पानी देती है और रोजगार के लिए भी कई अवसर पैदा करती है। खासतौर से मछली पालन यहाँ के लोगों का प्रमुख उद्योग इस नदी के कारण बनता है। साथ में भारत सरकार ने साल 2016 में इस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग भी घोषित किया था, जिस वजह से यहाँ रोजगार के कई अवसर खुले हैं और पर्यटन के लिहाज से भी यहाँ अवसर बहुत सारे हैं। सिलचर लोकसभा क्षेत्र में काफी संख्या में चाय बागान हैं, जहां लाखों की संख्या में चाय मजदूर काम करते हैं और प्रसिद्ध असम की चाय हमारे और आपके प्याले तक पहुंचाते हैं। तो आपके सांसद की इस कड़ी में हम आपको लिए चलते हैं असम के सिलचर लोकसभा क्षेत्र में। मिलते हैं यहाँ के स्थानीय सांसद से और पड़ताल करते हैं इस क्षेत्र में हुए विकास की और यहाँ के नागरिकों की ख्वाहिशों की। असम के सिलचर से सांसद डॉक्टर राजदीप रॉय पेशे से चिकित्सक हैं और क्षेत्र में जनता के बीच डॉक्टर के रूप में इनकी पहचान बनी हुई है। सांसद डॉक्टर राजदीप रॉय का परिवार क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों के तौर पर रहा है और इनके पिता सिलचर से विधायक रहे हैं। আমি ডক্টর রাজদীপ রয় লোকসভা সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে আমি বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস ও অনুগত্য পোষণ করিব। सांसद डॉक्टर राजदीप रॉय चिकित्सक होने के कारण क्षेत्र में कई अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम सिलचर में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल पहुंचे, जिसका संचालन सांसद डॉक्टर राजदीप रॉय के संरक्षण में चल रहा है और यहाँ बड़ी संख्या में क्षेत्र के गरीब लोगों का इलाज किया जाता है। सिलचर में मैं इस समय मौजूद हूँ शिव सुंदरी नारी शिक्षा आश्रम चैरिटेबल हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल की खासियत यह है कि यहाँ सिलचर के गरीबों का एक उचित इलाज होता है और यहाँ पर इसकी देखरेख और जिस तरह से ये सही तरीके से काम कर रहा है ये यहाँ के स्थानीय सांसद डॉक्टर राजदीप रॉय के ही संरक्षण में हो रहा है। चैरिटेबल हॉस्पिटल मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है। आज का दिन में 90 बेडेड हॉस्पिटल है, साथ में नर्सिंग स्कूल भी है
और गरीब से गरीब लोगों का इलाज यहाँ पे हो रहा है। और सिर्फ सिलचर और कछार का नहीं, आजू बाजू की पड़ोसी जो राज्य है मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मणिपुर से भी पेशेंट आते हैं। जो गरीब से गरीब लोग हैं उस गरीब लोगों का यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। मान लीजिए एक कोलिसिस्टेक्टोमी होता है, गॉल ब्लैडर की ऑपरेशन होता है, वो करीब 10,000 12,000 में हो जाता है। एक सिजरियन सेक्शन होता है, वो भी 10-12 हज़ार में हो जाता है। तो यहाँ पे सेवा भाव से यहाँ पे काम हो रहा है। सांसद डॉक्टर रॉय संसद की स्वास्थ्य से जुड़ी संसदीय समिति के सदस्य हैं। सांसद महोदय सिलचर शहर में जीवन ज्योति अस्पताल का संचालन करते हैं और एक चिकित्सक के तौर पर अपनी सेवाएं भी देते हैं। डॉक्टर राजदीप रॉय सिलचर के सांसद हैं, साथ में एक चिकित्सक हैं, आप हड्डियों के डॉक्टर हैं और किस तरह से देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की हड्डी वो जोड़ रहे हैं, क्योंकि संसद की स्वास्थ्य संबंधी संसदीय समिति के आप सदस्य भी हैं, तो एक सांसद भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं और एक ऐसी संसदीय समिति के सदस्य हैं जिसका काम स्वास्थ्य को लेकर सरकार को सलाह देना, सुझाव देना है और पड़ताल करना है योजनाओं का। सर, किस तरह हो रहा है? देखिए, मेरा डॉक्टर बनने को हुआ है करीब 30 साल हो गया। सो आई हैव सीन मेडिकल साइंस एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल फ्रॉम ए वेरी क्लोज रेंज। मैं बहुत नज़दीक से लोगों का समस्या, लोगों का दर्द, लोगों का असुविधाएं महसूस करने को समय मिला है पिछले 30 साल। लोगों को क्या सुविधा होता है, क्या असुविधा होता है, कहाँ से फाइनेंस होता है, कहाँ से ट्रीटमेंट का पैसा आता है, वो मतलब बहुत करीब से देखा है। और हमारी जो ये आयुष्मान भारत की जो स्कीम है, विशेष करके नरेंद्र मोदी जी का जो पूरा प्लान है, करीब 10 करोड़ फैमिली भारतवर्ष की, मान लीजिए कि 50 करोड़ लोगों को 5 लाख करके एक हेल्थ इंश्योरेंस का स्कीम, वो बहुत एक गेम चेंजर है इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर। मेरे को लग रहा है, मैंने बाहर विदेशों में काम किया, NHS में काम किया, NHS में देखा कैसे इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, वेल्स और वो सब में कैसे इन लोगों का NHS का काम होता है। तो मैं जब वहाँ पे रहता था, मैं सोचता था कि हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता है। तो हमको बहुत अच्छा लगा है कि मोदी जी ने सबके लिए सोचा है, आयुष्मान भारत के लिए सोचा है। और आने वाले दिन में जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर क्लास है, जो हमारे अंत्योदय का सपना है स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी का, तो इस अंत्योदय का सपना ये आयुष्मान भारत के जरिए से हम लोग पूरा कर सकेंगे। मेरे को लगता है गरीब से गरीब लोग ये 5 लाख रुपया का ट्रीटमेंट का बेनिफिट ले पाएंगे। और लेने से क्या होगा, लोगों का जो स्वास्थ्य संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उससे उभर के आने में इन लोगों को बहुत लाभ मिलेगा, सहायता मिलेगा। सिलचर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कछार जिले का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है। सांसद महोदय के प्रयासों से PM केयर फंड से यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। कोविड का टाइम पे डॉक्टर राय का जो अवदान है वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। कभी कभी ऐसा हुआ, रात 2 बजे तक, 3 बजे तक डॉक्टर राय हमारा साथ थे। हमारा जब कोविड हुआ था तब हमारा ICU का कमी था। डॉक्टर राय, मैं और हमारा प्रिंसिपल, डिप्टी कमिश्नर, हम पूरा मेडिकल कॉलेज कैंपस पे घूमे, कहाँ नया ICU बनाया जाए। और अभी जो हमारा एक नया 100 बेड ICU बना, वो हम एक साथ बैठ कर वो तैयार किया। सिलचर लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा सीट है। सिलचर, सोनई, धुलई, उधरपोंड, लखीपुर, बरखोला और कटीगोराह। उत्तर पूर्व क्षेत्र के राज्यों से खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पदक ला रहे हैं और यहाँ खेलों को लेकर काफी संभावनाएं हैं। सांसद महोदय सिलचर में खेल के क्षेत्र में काफी काम कर रहे हैं और स्वयं फुटबॉल बड़े चाव से खेलते हैं। हम कार्यक्रम की इस कड़ी में सिलचर फुटबॉल एकेडमी पहुंचे। इस फुटबॉल एकेडमी में सांसद निधि से फ्लड लाइट्स और कई विकास कार्य कराए गए हैं। उत्तर पूर्व के राज्यों से हाल ही में हमने अच्छे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकलते हुए देखे हैं, चाहे बात एशियाड की हो, कॉमनवेल्थ गेम्स की हो या फिर ओलंपिक्स की हो। सिलचर में किस तरह खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उभारने का काम हो रहा है, उसी चीज़ को जानने के क्रम में आपके सांसद कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं
सिलचर फुटबॉल एकेडमी। और इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ के स्थानीय सांसद डॉक्टर राजदीप रॉय हैं। डॉक्टर राजदीप रॉय जी, प्रधानमंत्री मोदी फिट इंडिया, खेलो इंडिया की बात करते हैं और उनका खास है कि जितना भारत पदक जीत सके अंतर्राष्ट्रीय खेलों में, और खुद खिलाड़ियों से मिलते भी हैं। और चूंकि खिलाड़ी ज़्यादातर आप लोगों के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से ज़्यादा आते हैं, तो आप अपने संसदीय क्षेत्र में किस तरह का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में खेल का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मूलतः फुटबॉल, क्रिकेट भी होता है आजकल। हमारे यहाँ पे रेसलिंग, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, ये सब का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और मेरे क्षेत्र में सिलचर में बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर हैं। और इस फुटबॉल एकेडमी जो चलाते हैं वो पहले इंडिया रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जूनियर इंडिया, फिर सीनियर इंडिया भी खेले हैं। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहते हुए, जिसके कारण हमारा यहाँ पे एक स्तर पे खिलवाड़ उठ के आते हैं, लेकिन उसका बात क्या होता है, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव के कारण वैसा ट्रेनिंग, वैसा फूड का वो न्यूट्रिशियस फूड जो होता है वो नहीं मिलता है, जिसके कारण क्या होता है आगे नहीं बढ़ पाते। और हम चाहते हैं कि यहाँ का खेल में उतर के आए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो मैं अपना अनटाइड फंड से ये जो फैसिलिटी, रात को कोचिंग हो रहा है यहाँ पे बच्चे लोगों का, तो इनफैक्ट 3 मॉर्निंग एक सेशन में होता है और इवनिंग में 2 सेशन में कोचिंग होता है। एकदम छोटे छोटे बच्चे का यहाँ पे 5, 6, 7 साल से करीब 12, 14 साल का बच्चे लोगों का ट्रेनिंग हो रहा है और शिफ्ट में हो रहा है। ये लोग अच्छा खेल रहा है, बाहर से कोच आ रहे हैं और कोच आके इन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि फुटबॉल का जैसे यहाँ पे पॉपुलैरिटी है, आने वाले दिन में सिलचर से असम के लिए और इंडिया के लिए इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर हम लोग निकल पाएंगे, ये सोच रहे हैं। तो क्या जब प्रधानमंत्री मोदी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है या फिर आप लोगों से मिलते हैं, तो क्या खासतौर से वो हिदायत देते हैं कि खुद भी फिट रहना है? और चूंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, लाखों लोगों के नुमाइंदे बन के आते हैं, तो उनके आगे एक आइडियल की तरह सामने रहना है। क्योंकि हमने देखा है कि खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर खुद भी फिट रहते हैं और खुद ही मैसेजिंग करते हैं। आपको भी मैं देख रहा हूँ, आप भी युवा हैं और फिट हैं। तो क्या ये प्रधानमंत्री की तरफ से प्रोत्साहन मिलता है आप लोगों को? हाँ, प्रधानमंत्री जी जैसे हम लोगों को इंस्पायर करते हैं हमेशा कि विशेष करके योगा से लेके फिटनेस के लिए कुछ करना है, खुद के लिए करना है, बाकी लोगों को प्रोत्साहित करना है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारी जो टीम है सब थोड़ा सा समय दिन में आधा घंटा से 1 घंटा स्पोर्ट्स फील्ड में जाए। जो भी मनपसंद खेल हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, एथलेटिक्स हो या दूसरा कुछ खेल हो, उसमें कंसंट्रेट करें। मैं पहले क्रिकेट और फुटबॉल खेलता था, आज का दिन में संभव नहीं होता है। कभी कभार समय होता है तो 2-4 शॉट लगा लेता हूँ और बैटिंग का वो कर लेता हूँ। लेकिन मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट है, अगर देश को सर्व करना है तो खुद को फिट रहना पड़ेगा, तो वो एक जो फिलॉसफी लेके हम लोग चलते हैं। हम देख रहे हैं आज का दिन में सब योगा करते हैं, खिलवाड़ के साथ सब जुड़े हुए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी न केवल देश को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, बल्कि खेलों में भी भारत आत्मनिर्भर बने, हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय जितने भी खेल हैं उसमें पदक जीत कर लाएं, भारत का नाम रोशन करें। और उसके लिए ज़रूरी है स्थानीय स्तर पर, जो लोकल स्तर पर है, जितने लोकसभा क्षेत्र हैं, जिला हैं, उनमें इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह हम सिलचर में अभी देख रहे हैं, ये रात में यहाँ पे बच्चे फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देश के हर जिले में तैयार हो, हर लोकसभा क्षेत्र में तैयार हो, तो कहीं ना कहीं जो ये टैलेंट जो छुपे हुए हैं, ये हमारे देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक लाने का काम कर सकते हैं। डॉक्टर राजदीप रॉय 17वीं लोकसभा में पहली बार जीतकर सांसद बने हैं। सिलचर संसदीय क्षेत्र में विकास कामों को लेकर काफी चुनौतियां हैं और हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर समस्याओं को जाना। सिलचर रेलवे स्टेशन पूरे बराक क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है। सिलचर लोकसभा क्षेत्र में प्रमुख रेलवे स्टेशन है सिलचर का ये रेलवे स्टेशन। यहाँ से तकरीबन रोजाना 15,000 यात्री सफर करते हैं। लेकिन यहाँ पर यात्री सुविधाओं को लेकर कई सवाल हैं। यहाँ के स्थानीय सांसद डॉक्टर राजदीप रॉय यहाँ पर सुविधाएं हो, बेहतर ट्रेनें चलें और साफ सफाई हो, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और वो इसके लिए आवाज़ चाहे मंत्रालय में हो या फिर संसद में बराबर उठा रहे हैं। उनके प्रयासों का ही नतीजा कह सकते हैं कि भारत सरकार ने, रेलवे मंत्रालय ने इस सिलचर रेलवे स्टेशन को एक मॉडल स्टेशन के तौर पर विकसित करने का विचार किया है। कछार जिले में बड़ी संख्या में चाय बागान मौजूद हैं, जो यहाँ लाखों लोगों के
जीवन यापन का एक प्रमुख स्रोत हैं। हमने सिलचर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद डरबी चाय बागान जाकर मजदूरों से केंद्र सरकार की योजना से उनकी जिंदगी में आए बदलाव के विषय में जाना। भारत सरकार दे रही थी वो क्या आप तक मिल रहा है? हाँ, मोदी सरकार जी ने दिए थे जो कोरोना में हम लोग का अनाज, हम लोग का बहुत हेल्प किए सरकार ने, और हम लोग अभी उसी के आशीर्वाद से बच के है। करीमगंज में बंद हुई हिंदुस्तान पेपर मिल से बेरोजगार हुए मजदूरों का मुद्दा सांसद महोदय ने लोकसभा में उठाया। परिणाम स्वरूप मजदूरों को न्याय मिला है। हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन के अंडर 2 पेपर मिल है, एक सिलचर 5 ग्राम पेपर मिल और एक जागीर रोड पेपर मिल। दोनों मिल मिला के करीब 5000 लोग वहाँ पे नौकरी में थे, वर्कर्स और ऑफिसर्स को लेके, और कुल मिला के करीब 25,000 से ऊपर लोग उस पर निर्भरशील है। महोदय, यह मिल करीब 3 साल से बंद पड़ा हुआ है, लोगों का तनख्वाह नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है। बराक वैली में हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन नामक एक मिल हुआ करता था जो साल 2015 में बंद कर दिया गया। उस मिल में तकरीबन 1,500 कर्मचारी काम करते थे और उनसे जुड़े लाखों लोग उस मिल पर निर्भर थे, लेकिन साल 2015 में उस मिल को बंद कर दिया गया और उसके बाद वहाँ काम कर रहे जो कर्मचारी थे उनके ऊपर रोजगार का संकट मंडराने लगा और अपने परिवार के जीवन यापन को लेकर वो काफ़ी चिंतित रहने लगे। कुछ उस समय के पूर्व कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राजदीप राय बाई दिस टाइम MP बन गए। वो MP बनने के बाद इशू टू 3-4 बार संसद में उठाया कि कर्मचारी को कम से कम जो सैलरी है वो सैलरी तो दे देना चाहिए। जो 28 महीना का सैलरी और PF, ग्रेचुइटी और पेंशन ये असम गवर्नमेंट देगा, और बाद में अभी 2022 में जाके ये थोड़ा थोड़ा करके सबको पैसा मिल भी रहा है। अभी तो जितना तक ये हुआ है, कोशिश हुआ है, जितना तक हम लोग को मिला है, इसमें डॉक्टर राजदीप राय जो डॉक्टर साहब था तब से लेके अभी MP बना तक हम लोग को बहुत हेल्प किया। हमारा जो MP है डॉक्टर राजदीप राय और असम का चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, उनका तो नाम हम लोग ने रखा है संकट मोचन, उनका नाम। वो 2 लीडर का लिए हम लोग आज अब लोग का सामने में है, नहीं तो हम लोग भी गुजर जाता था, ऐसा कंडीशन में आ गया था हम लोग सब। और डॉक्टर राजदीप राय जैसा MP होने के बाद पार्लियामेंट में जैसा क्वेश्चन रेज किया, उसका लिए हम लोग का भाषा नहीं है, वो किस भाषा से हम उन लोग का शुक्रिया अदा करें। सांसद डॉक्टर राजदीप रॉय लोकसभा में प्रश्नकाल, शून्यकाल और नियम 377 के तहत अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाते रहते हैं। I would like to speak on behalf of the situation prevailing in the northeast, especially Assam, which is affected by flood, and it is all over in the national news. Assam, as we know, is a state of 2 rivers, Barak River and Brahmaputra River, which is the mighty Brahmaputra, and also a lot of hills and valleys. Today the situation is almost 5,200 villages inundated, 30 out of 33 districts are affected, 60 lakh people affected, including 19 lives lost and all. स्पीकर महोदय धन्यवाद। मैं एक बहुत सी संगीन विषय पे आपका और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारी जो नेबरिंग स्टेट है बांग्लादेश, हालांकि बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन बांग्लादेश में आज का दिन में भी वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ है, जो हिंदूज, सिख्स, ईसाई, बुद्धिस्ट लोग हैं, उन पे अत्याचार आम दिन न्यूज़पेपर हेडलाइंस बनाते रहते हैं। आपसे गुजारिश है और सरकार से गुजारिश है कि ये सब इतने सीरियस मैटर है, टू टेक इट अप ऑन ए सीरियस नोट। हालांकि हमारी प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहते हैं कि इंडियन डायस्पोरा, तो उसमें कोई कार्रवाई शुरू किया जाए तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। थैंक यू। सांसद डॉक्टर रॉय की लोकसभा में उपस्थिति 85% रही है और सदन में नियमावली के अनुसार आप संसदीय क्षेत्र, राज्य और देश के मुद्दे उठाते रहते हैं। सर ये बताइए, आप लोकसभा की नियमावली के अनुसार, चाहे वो प्रश्नकाल हो, शून्यकाल हो, ये तमाम बजटीय चर्चाएं होती हैं, उसमें यहाँ के स्थानीय लोगों के और स्थानीय मुद्दों को उठाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको आप संसद में उठाते हैं?
हाँ देखिए, 0 आवर होता है, क्वेश्चन आवर होता है, 377 होते हैं। ये तीनों में से मैंने पिछले 3-3.5 साल से करीब 20-25 बार से ऊपर ये तीनों 377 क्वेश्चन आवर और 0 आवर में मैंने सब कुछ मुद्दे मैंने उठाए। जैसे कि मैंने महासड़क की बात किया कि अटल जी का सपना है, बीच में रास्ता का हालत बहुत ख़राब था, मैंने 2-3 बार उठाया ये बात। फिर विस्टाडोम की बात हुआ, ये सारे उठाने का बाद ये सब चीज़ फुलफिल हुए। रास्ता का काम आज चल रहा है, विस्टाडोम हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, ये उठाया। फिर एफसीआई की गोडाउन के लेके मैंने उठाया बात, एफसीआई का लैंड एक्विजिशन हो गया। एयरपोर्ट को लेके उठाया, एयरपोर्ट का लैंड एक्विजिशन हो गया। तो जो भी होता है इशू, मान लीजिए फ्लड का मुद्दा हो, फ्लड पे हमने बात किया है। कोविड का समय में यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, ये भी मैंने उठाया है। मिज़ोरम और सिलचर जो बॉर्डर एरिया में, बॉर्डर में कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन था, उसको लेके भी, वो असम का मुद्दा था, वो भी उठाए। चाय बागान की समस्या है यहाँ पे, तो कलकत्ता से शिफ्ट करके जो टी बोर्ड की जो ऑफिस है वो असम में लाया जाए, वो असम की समस्या है, वो सिर्फ यहाँ का समस्या नहीं है, तो वो समस्या भी मैंने उठाया है। फिर कभी कभार ऐसा होता है कि जो विरोधी दल हम लोगों को बोलते हैं कि हम काम नहीं कर रहे, तो उसका उत्तर देना पड़ता है कभी कभार। तो वो सारे मुद्दे भी असम का फ्लड को लेके मैंने काफ़ी बार उठाया है। 17वीं लोकसभा में इनकी उपस्थिति की बात करें तो पहले सत्र में ये 100%, दूसरे सत्र में 90%, तीसरे सत्र में 87%, चौथे सत्र में 100%, पांचवें सत्र में 42%, छठे सत्र में 82%, सातवें सत्र में 89%, आठवें सत्र में 83% और 9वें सत्र में ये 100% रही है। सांसद डॉक्टर रॉय कहते हैं कि पहली बार के सांसद होने के कारण सदन में उन्हें बोलने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला काफी प्रोत्साहित करते हैं। हमने देखा है लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष शून्यकाल नियम 377 के तहत सांसदों को बोलने का मौका भी देते हैं, जिसमें नियम 377 के तहत भी हमने कई बार देखा है, ओरली भी सदन के अंदर वो मौका देते हैं कि लोकसभा सांसद अपने मुद्दों को वहाँ उठाएं। और एक प्रयास उनका ये भी रहता है कि मंत्रालय की तरफ से जिस भी संबंधित मंत्रालय का मुद्दा आप लोग शून्यकाल या नियम 377 के तहत उठाते हैं, उसका एक समयबद्ध तरीके से आप लोगों को उत्तर भी मिले, और उसका बार बार उन्होंने सदन के अंदर जिक्र भी किया है। और सांसद जो पहली बार जीत के आते हैं या फिर भौगोलिक विषम परिस्थितियों से जो सांसद चुन के आते हैं, उनको भी बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आपका क्या अनुभव है? मेरा अनुभव ये है कि ओम बिरला जी जैसे स्पीकर है वो मतलब वेरी प्रोएक्टिव है। दूसरा बात यह है कि समय की उस पर ध्यान पे रखते हुए कभी कभार समय नष्ट हो जाता है, तो उसको कवर करने के लिए ऑड आवर्स पे लोकसभा को चलाना, वो एक उनका विशिष्टता हमने पिछले कुछ सालों में 3-3.5 सालों में देखा है। दूसरा बात यह है जो मैंने मार्क किया है, फर्स्ट टाइम पार्लियामेंटेरियंस मेरे जैसे लोगों को मैंने इतना बार बोल चुका हूँ क्योंकि मेरे को इतना अच्छे समझने वाले लोकसभा की स्पीकर मिले। और एक चीज़ मैंने देखा है कि महिला जो सांसद है सब लोगों को वो चांस देते हैं बोलने के लिए। कभी कभार तो ऐसे होते हैं सब महिला, जितने महिला संसद में बैठे हुए रहते, इनको एक एक करके चुन चुन के इनको चांस देते, तो वो एक ना महिला लोगों को भी लगता है कि मेरे सुनने वाले हैं। तो हम लोग तो फर्स्ट टाइम पार्लियामेंटेरियन है, इट इज़ अ वेरी एनकरेजिंग साइन फॉर अस। एक कोई लोकसभा का स्पीकर हम लोगों को बार बार बोले कि आप लोग बोलिए, आप लोगों का समस्या है। और आज का दिन में क्या है, ये लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, पूरे दुनिया भर में इसका सर्कुलेशन हो रहा है। तो मेरे जो वोटर्स है उस आप संसद टीवी, तो संसद टीवी लोग देख रहे, हर जगह देख रहे, तो उनको लग रहा है नहीं मेरा सांसद वहाँ पे बैठ के मेरा जो समस्या है उस पर बात कर रहा है, तो ये हमारे लिए भी अच्छा है। पेशे से चिकित्सक सांसद डॉक्टर राजदीप रॉय युवाओं के करियर बिल्डिंग के लिए आउटरीच कार्यक्रम चलाते हैं। डॉक्टर साहब हमें ये बताएं, किस तरह ये आउटरीच कार्यक्रम आप चला रहे हैं युवाओं के लिए, और कहाँ से ये आइडिया आया आपके पास? मेरा एक फाउंडेशन है जो मेरे पिताजी के नाम पे है, बिमलांशु रॉय फाउंडेशन। बिमलांशु रॉय जी एक्चुअली बीजेपी के लीडर थे, 2 बार की एमएलए थे। तो वो एक्चुअली बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए, बहुत कॉलेजेस स्टार्ट किए, लॉ की कॉलेजेस भी उन्होंने स्टार्ट किए। तो उनको ये सब में बहुत सा रुचि था
लेकिन उनका गुजर जाने का बाद मैंने ये फाउंडेशन स्टार्ट करके थोड़ा हाँ जो स्टूडेंट लोग हैं या यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनका पास में एक कॉन्सेप्ट लेके जाना शुरू किया। कॉन्सेप्ट की बेसिक नाम ऐसा है कि कंट्रीब्यूशन इन कैरियर बिल्डिंग, कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो इन कैरियर बिल्डिंग और नेशन को कैसे आगे बढ़ा सकते हो। तो मैं ये 40 मिनट का मेरा वो रहता है मोदी जी का विजन जो है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ सबको, आत्मनिर्भर भारत से लेके स्वच्छता से लेके सारा कुछ, और उसमें से कैसे आप लोग उसमें जोड़ सकते हो, आप लोग कैसे करियर बना सकते हो, उसमें से आप कैसे आईएएस ऑफिसर से लेके आईपीएस ऑफिसर से लेके कैसे आप नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ये लेके मैं जाता हूँ। जनरली स्कूल्स, सीनियर हाई स्कूल जो लोग जनरली 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं या कॉलेजों में, मैंने काफ़ी कुछ ऑलरेडी प्रोग्राम कर चुका हूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी का विज़न है युवा जो हैं वो आगे आएँ, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो या अन्य तमाम क्षेत्रों में हो, साथ में कर्तव्यों का बोध भी हो। और आप जैसे युवा सांसद जो लोकसभा पहुंचते हैं और लोगों के लिए एक उदाहरण बनते हैं, क्योंकि आप शिक्षित भी हैं, चिकित्सक भी हैं और वो भी काम आप भली भांति तौर पर कर रहे हैं, साथ में राजनीति में भी अपना रोल पूरी तरह से निभा रहे हैं। डॉक्टर राजदीप राय जी, आपने हमें समय दिया आपके सांसद कार्यक्रम में। हम आपके संसदीय क्षेत्र सिलचर आए, इस खूबसूरत शहर और क्षेत्र को भी हमने भी जाना और हमारे माध्यम से संसद टीवी के सभी दर्शकों ने भी जाना और आपके प्रयासों को भी उन्होंने जाना। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। तो आज हमारे कार्यक्रम आपके सांसद में थे सिलचर के सांसद डॉक्टर राजदीप रॉय। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही, फिर मुलाकात होगी दूसरे एपिसोड में दूसरी लोकसभा में किसी अन्य सांसद के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।